देखिए स्टूडेंट, 3 चैप्टर तक क्वेश्चन नंबर 26 तक हम कंप्लीट कर चुके थे इससे पिछली वीडियो में। जिसने भी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, एक बार एग्ज़ाम आपका 21 फरवरी का है, उससे पहले पहले ज़रूर देख के जाए। नहीं तो होगा क्या कि ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज़रूर बोर्ड के अंदर, और फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन दे दिया इस बार, तो आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। चौथे चैप्टर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चौथे चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, उससे आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि 1/x² - 2 = 1/7 है तो x का मान है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो पिछली लास्ट ईयर 2022 के पेपर में भी आया है और आगे आने वाले भी उम्मीदें हैं। तो देखो करना क्या है, हमारे पास समीकरण क्या है, 1/(x² - 2 = 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी क्रॉस इधर, इसकी इधर, तो जब इसकी होगी तो x² - 2 = 7 की 1 में होगी तो 7 एकम 7। ठीक है, आगे x² = क्या होगा, 7 + 2, तो कितना हो गया, 7 और 2 9, x² = 9। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x पर रूट 9 पे क्या लग जाएगा, रूट, और 9 पर रूट का मतलब है +-3। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, +-3। तो देखें ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, यानी कि विविक्त कर के ऊपर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। या तो k की वैल्यू निकालने के लिए मिलेगा, मूल बराबर देगा और k की वैल्यू निकालना है, या विविक्त कर का मान पूछ लेगा। समीकरण है हमारे पास 3x² - 6x + 4 = 0। ठीक है, इसका हमें विविक्त कर निकालना है। तो देखो ध्यान देंगे विविक्त कर कैसे निकालेंगे। विविक्त कर होता है हमारा d, और d जो हमारा निकलता है वो निकलता है b² - 4ac से। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हमारी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होती क्या है, ax² + bx + c = 0। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x² कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 3, तो a की वैल्यू तो यहाँ 3 है, b की वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट b के साथ तो -6, और c की वैल्यू क्या है हमारी 4। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे b² - 4ac। तो देखो b² - 4ac, तो b की जगह क्या है, -6 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना है 3, और c की जगह कितना है 4। सॉल्व करेंगे, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 × 12 चौक आपका 48। ठीक है, 48 में से 36 जाएगा हमारा -12। तो ये हमारा क्या है, विविक्त कर है। तो विविक्त कर देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो पहला ऑप्शन 12 है और सी ऑप्शन -12 है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा आया, -12। ठीक, नेक्स्ट हम 29 वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। तो 29वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है, मूल समान है तो k का मान बताओ। देखो जब भी मूल समान है इस टाइप का क्वेश्चन तो 100% लिख लेना कि आएगा ज़रूर k का मान निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति पर और मूलों का यानी कि k का मान निकालने के लिए हमारा सवाल एक ज़रूर आएगा। तो देखो जब मूल समान होते हैं तो जो विविक्त कर का मान आता है वो d बराबर क्या हो जाता है, 0। d बराबर क्या हो जाता है, 0। तब देखो यहाँ पर इस समीकरण में हमारे पास 3x² - 6x + k = 0, ये तो समीकरण है। अब हमें b² - 4ac किसके बराबर रखना है, बराबर 0, क्योंकि मूल समान है इसलिए बराबर क्या आएगा, 0। b की जगह -6 का स्क्वायर
-4, ए की जगह कितना है 3 और सी की जगह इस बार क्या है के बराबर 0। -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 तिया 12 के हो गया बराबर 0। 12 के को उधर ले जाऊँ तो 36 = 12 के, 12 × 36, 3 बार काट देंगे तो के का मान कितना आ गया हमारा 3। तो ये हमारा क्या है के = 3। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा तुम्हें पेपर के अंदर। तो मूल समान थे, के का मान क्या आ गया हमारा 3, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है हमारा द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 में मूलों का गुणनफल है। क्या बताना है मूलों का गुणनफल। अब देखो द्विघात समीकरण जो आपके 30वें क्वेश्चन में है वो पूरी नहीं दिख रही होगी तुम्हें। ये कह रहा है 3x² - 4x = 0। तो इसमें मूलों का गुणनफल निकालना है। तो देखो मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A। ठीक, अब यहाँ देखो सी होता है अचर पद और इसमें अचर पद है कहीं 3x² - 4x आगे अचर पद है ही नहीं, तो सी तो अपने आप ही 0 हो गया यहाँ पे। और a कितना है x² के साथ जो होता है वो a है, तो बटे में कितना है 3। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है 0। तो इसका मूलों का गुणनफल क्या आ गया हमारा 0। और 0 कहाँ है हमारे ऑप्शन नंबर ए, तो ए इसका हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए दिख नहीं रहा होगा, देखो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 0। नेक्स्ट पे आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है तो पी का मान बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट है क्योंकि इसमें समीकरण नहीं लिखी है कहीं भी, वो गलती से रह गई है। -2 है मूल और पी का मान बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन देख लेना जिसमें द्विघात समीकरण का मूल -2, जैसे -2 मूल दे रखा है तो इसे x की जगह उस वैल्यू को रख देंगे। x की जगह क्या रख देंगे समीकरण में -2, और जब x की जगह -2 रखोगे तो वहाँ से हमें क्या निकल जाएगा p निकल आएगा। चलो इसे छोड़ो, 32वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 32x² / 4 = 9 का हल है। तो देखो इसको तो हल ही कर देंगे। x² 4 की 9 की गुणा हो जाएगी बराबर कितना होगा 36। ठीक है, और ये 36 किसका वर्ग है x = +-6, 6 का ही तो वर्ग है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया x = +-6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे कह रहा है यदि समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविक्त कर 88 है तो k का मान बताओ। तो देखो इसमें विविक्त कर दे रखा है, यानी कि d का मान कितना दे रखा है भाई 88। तो इसमें करेंगे क्या हम, जब हमें d का मान 88 दे रखा है तो फॉर्मूला क्या था d का b² - 4ac। पहले अभी क्वेश्चन क्या है ना, जहाँ मूल समान थे तो d का मान 0 रखा था, इस बार d का मान क्या रखेंगे हम 88। तो देखो क्वेश्चन हमारा 33 का जो था 3x² - 4x - k = 0, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपका d का मान कितना है 88, तो d = क्या रख देंगे हम 88, और d का मान होता क्या है b² - 4ac = 88। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। b की जगह कितना -4, -4 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना है 3, c की जगह कितना -k बराबर में 88। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 k = क्या हो जाएगा 88। ठीक, इस 16 को इधर ले जाकर घटा दो तो 12 k = 88 - 16, तो 8 में 6 गया 2 यानी कि 72 बचेगा। 12 k 12 × 72, तो k का मान कितना आया 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं k के मान वाले, देख लीजिए। k = कितना गया 6, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी 33 का k = 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट पे आगे चलेंगे। 34, यदि 2x² - 8x + c = 0 के मूल समान है तो c का मान बताओ। अब की बार k की जगह क्या दे दिया c, तो सेम है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी b² - 4ac को 0 के बराबर रखा था वही काम यहाँ करेंगे और इस बार किसका मान निकालेंगे c का। ठीक है, तो
तो इस क्वेश्चन को करना है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 34। इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो 34 में था 2x² माइनस का 8x प्लस c = 0 के मूल समान है। मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह कितना -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है 2 और c की जगह हमारा c है बराबर 0। 8 का वर्ग कितना हो गया 64, ये हो गया -4 दूनी 8, c बराबर 0। 8c को उधर ले जाऊँ तो 64 = 8c आएगा। 8 एकम 8, 8 बट्टू 64, तो c = कितना आ गया हमारा 8। c का मान क्या आ गया 8। अब देखो c कहाँ है ऑप्शन में, तो c का मान हमारा 8, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट समीकरण हमारे बिना हल किए निम्न समीकरणों के मूलों के लक्षण बताओ। देखो इसमें भी समीकरण नहीं लिखी गई है, तो मूलों के लक्षण, देखो मूलों के लक्षण से 1-2 नंबर में क्वेश्चन आना जरूर है बोर्ड के अंदर। मूलों के लक्षण यानी कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ये 3 टाइप के हमारे पास में डी के वैल्यू पर निर्भर करते हैं मूल। अगर डी का मान हमारा बराबर 0 है या डी का मान 0 से बड़ा यानी कि प्लस में है, या डी का मान 0 से छोटा, 3 ही तो तरीके हमारे पास। या तो डी का मान 0 के बराबर होगा, या डी का मान 0 से बड़ा होगा, या डी का मान 0 से छोटा होगा। देखो जब जी का मान बराबर 0 होगा तो 0 के बराबर है तो इसके मूल भी कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान। वास्तविक परिमेय भी होंगे और समान। तो 0 के बराबर है तो मूल आपस में बराबर होंगे। ठीक। दूसरी कंडीशन में क्या था, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक और परिमेय तो होंगे ही होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और ये जो समान है, अब की बार ग्रेटर 0 है तो यही समान ना है तो मूल भी अलग अलग होंगे, भिन्न। कैसे होंगे, भिन्न। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। डी का मान 0 से छोटा हो गया, जैसा अभी एक विविक्त का निकाला था मैंने 28 में और डी का मान -12 आया था, तो वो 0 से छोटा था, माइनस में मान था, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं। जैसे दूसरे नाम से कह सकते हैं काल्पनिक मूल। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। तो देखो ये मूलों की प्रकृति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर का मिलने वाला है इस मूलों की प्रकृति से। ठीक है। डी निकालते हैं, डी के मान पर हमारे मूलों की प्रकृति हम बताते हैं। डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक, परिमेय और भिन्न होंगे। डी का मान 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक मूल होंगे। और डी का मान अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक, परिमेय और समान, यानी कि बराबर आंसर आएंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका 36 क्वेश्चन है, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। तो देखो मूलों का योग जो होता है, यही बता देता हूँ, मूलों का योग होता है -b/a। अभी मूलों का गुणनफल करा था, अब मूलों का योग और कर लेते हैं। तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a। अब देखो इसमें b का मान कितना है, -3, तो माइनस पहले फॉर्मूले से है, और -b का मान ये रहा 3, और a का मान कितना है 5। तो आंसर देखो माइनस का 3/5 भी मिलेगा, तो गलती से वो मत कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। तो 3/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चौथे चैप्टर के जो हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो आपका 37 है, ये आपका क्वेश्चन त्रिभुज चैप्टर का है, जो समरूप त्रिभुज वाला चैप्टर है हमारा, त्रिभुज समरूपता वाला, उसमें से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि इस टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है स्क्रीन पे देखो, यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ध्यान दें, अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उन भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दो। एक हमारी प्रमेय होती है, उसको सिद्ध भी करना है, कभी सिद्ध करने के लिए भी आ जाती है कि दो संगत, अगर दो त्रिभुज संगत हैं, समरूप हैं दो त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो फर्स्ट यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा पहला त्रिभुज बटे में दूसरे वाले की संगत भुजा, यानी कि संगत भुजा की बात करेंगे। ठीक, इनका हमारा वर्ग। अब देखो संगत भुजा हमें दे रखी है 2:3, तो इनका क्षेत्रफल निकालने के 2/3 रख देंगे हम, बटे में वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो ये जो आंसर आया 4:9, ये हमारा किसका आ गया, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, अगर भुजा दे रखी हैं संगत भुजाएं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनका वर्ग करने पाएगा, यानी कि भुजाओं का वर्ग। कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा दे देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। जैसे हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 16:81, और हमें क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो अब हम भुजाओं का निकाल रहे हैं। अगर क्षेत्रफल दे रखे हैं, भुजाओं का निकालना, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। ठीक है, और भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल का निकालना है, तो उसका क्या करेंगे हम, वर्ग। ध्यान रखना, तो 4, इसका 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 9, तो अनुपात 4:9 हो जाएगा इसका भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आगे, तो ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन आपका कहीं भी कटने वाला नहीं है, 100% एक क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव में आना है। ठीक है, तो दो समरूप अगर त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी प्रमेय होती है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है उस प्रमेय का। भुजा दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकलवा रहा है, तो भुजाओं का वर्ग कर दो, और क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द्विघात समीकरण। देखो मूलों की प्रकृति का सवाल है अगला, कि द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं। इसके मूल देखो, प्रकृति बतानी है मूलों की, कि मूल क्या क्या होंगे, वास्तविक और बराबर, वास्तविक भिन्न, काल्पनिक या वास्तविक। ठीक, तब देखो, तो समीकरण क्या है हमारी, 2x² - 4x + 1 = 0। मूल वास्तविक हैं या कैसे हैं, वो हमारे डी पर निर्भर करते हैं, यानी कि विविक्तर पर। डी बराबर b² - 4ac। अब डी का मान कैसा आएगा वो बताएगा कि आपका कैसा मूल कैसे है। b कितना है, -4 का वर्ग, -4, a कितना है 2 और c कितना है 1। देखो -4 का वर्ग हो गया 16, -4 दूनी 8, तो कितना आया 8। देखो डी का मान आया 8। अब देखो डी का मान 0 से बड़ा है। डी का मान किससे बड़ा है, 0 से। तो जब 0 से बड़ा है, तो मैंने क्या बताया था, बड़े होने पे मूल वास्तविक होंगे। और देखो बड़ा है यानी कि बराबर तो है नहीं, तो मूल भी अलग अलग होंगे, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिभुज का है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका देखो क्या दे दिया, समरूप त्रिभुज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 39 इस बार हमारे यहाँ प्री बोर्ड में भी आया है क्वेश्चन। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर² और 45 सेंटीमीटर² है। तो ऊंचाइयों का अनुपात, अभी मैंने बताया था कि अगर क्षेत्रफल दे रखा है, भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो उनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे ही ऊंचाइयों का निकालना पड़ेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 20 पहले का, दूसरे का कितना है 45। ठीक, इसका हमें क्या निकाल देना है, वर्गमूल। सीधा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो देखो अब वर्गमूल ऐसे तो निकलेगा ना 4 से, वो 5 से, 5 चौक 20, 5 नाम 45। तो ये आ गया हमारा
4/9। अब देखो आंसर में 4/9 भी होगा, तो ये तो है नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल चाहिए। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो अनुपात क्या आ गया हमारा 2:3। इनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या आया, त्रिभुज की ऊंचाइयों में अनुपात, क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉल्व मैंने यहाँ कर दिया। ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है देखो। 40 में है हमारा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की ऊंचाई। देखो शीर्ष लंब की ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक, तो अब देखो √3 तो ऐसे ही रहेगा, √3/2 इंटू भुजा कितनी रहेगी त्रिभुज की, वो है 2a। यहाँ पे 2a रख दिया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आया हमारा ए तो ए बचा, √3 बचा, a√3। ये हमारी कितनी लंबाई आ गई, शीर्ष लंब की ऊंचाई आ गई, यानी शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक, a√3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो आगे, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी अभी क्षेत्रफल दे रखा है 4:9, क्या बताना है भुजाओं का अनुपात। तो देखो मैंने अभी पहले बता चुका हूँ, जब क्षेत्रफल दे रखा हो और भुजा निकालनी हो तो वर्गमूल निकालना है, और भुजा दे रखी हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो वर्ग करना है, उल्टा हो जाता है। तो 4 का 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4/9 का हमें क्या निकाल देना वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो अनुपात आ गया 2:3, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि तुम जल्दबाजी में क्या कर देते हो कि वर्ग, भाई क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज की भुजा निकालनी है तो वर्गमूल निकालना है, और भुजा दे रखी हो अब क्षेत्रफल निकालना है। देखो बड़ी चीज़ है, भुजा होती है छोटी, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा, तो जब भुजा छोटी है क्षेत्रफल निकालना बड़ी चीज़, तो वर्ग करना पड़ेगा, और जब बड़ी चीज़ दे रखी है छोटी चीज़ निकालनी है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखो क्षेत्रफल है तो इसका वर्गमूल निकाला, ना कि वर्ग। गलती क्या करेंगे कि इसका वर्ग कर देंगे, और पहला ऑप्शन है 16:81 वर्ग करने पर, यह गलत है। तो क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो क्या आ जाएगा वर्गमूल निकालेंगे 2:3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छठे चैप्टर का ही। त्रिभुज ABC में यदि AB कितना है हमारा 6√3 है, AB कितना है 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 है और BC 6 सेंटीमीटर है, तो B का माप बताओ। अब देखो यहाँ पाइथागोरस लगा के देख लो, 90 का ही आएगा ये। 12 का स्क्वायर करें, इधर कोई भी दो साइडों का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 6√3 का स्क्वायर देखो, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर, इधर बड़ी वाली भुजा है 12 का स्क्वायर। देखो ज़रा, 6 का स्क्वायर 36, और इसे कर लेते हैं 6√3 का स्क्वायर कितना आएगा 36 गुणा √3 का आएगा 3, तो ये हो गया हमारा 36 तिया 100, 3 6 18, 108, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 आएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आएगा 144, और 144 किसका स्क्वायर है 12 का, 12 का स्क्वायर 144। देखो पाइथागोरस लग गई। कर्ण ये हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यानी कि एक बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, क्योंकि इन दोनों का वर्ग करा अलग, तो वो कितना आया 144, और तीसरी भुजा क्या थी 12, तो 12 का वर्ग भी तो 144 ही आएगा, बराबर हो गया। यानी कि पाइथागोरस फिर में लग गई इसमें, और जो पाइथागोरस फिर में किस में लगती है समकोण त्रिभुज के अंदर, और समकोण होता है हमारा 90 का, तो कोण बी जो हो जाएगा हमारा कितने का हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछली बार भी आया है और इसको ध्यान से करना है। ठीक है, ये कह रहा चित्र में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये कह रहा चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। देखो BC ये रहा, इसके समांतर एक रेखाखंड है PQ, ये खींचा गया है।
यदि पी क्यू अनुपात यानी कि इसका और इसका अनुपात कितना है, 1:3 है, तो ए पी का अनुपात पी बी के साथ चाहिए। ठीक, अब ध्यान दो, इसमें करना क्या है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू और बी सी का अनुपात कितना है, 1:3। क्वेश्चन को देखेंगे, देखो पी क्यू और अनुपात बी सी दे रखा है 1:3, 1/3। ठीक है, तो अब हमें देखो ये त्रिभुज था हमारा, ये ए बी सी ए पी क्यू, यानी कि इसका अनुपात दे रखा है। अनुपात निकालना है ए पी का पी बी के साथ। अब देखो दोनों में ये कोण है और ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण। ठीक, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, एक तो ये वाला त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज बड़े वाले के ए बी सी के। और जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि ए पी बटे ए बी, इसे दिखाऊंगा ए पी बटे ए बी बराबर होगा पी क्यू बटे बी सी, पी क्यू बटे बी सी। अब देखो पी क्यू बटे बी सी का अनुपात 1:3 दे रखा है, ए पी अपॉन ए बी। ठीक, अब देखो ए पी किसके बराबर आएगा, 1 के। अगर मैं कोई कांस्टेंट ले लूँ, के ले लूँ इसके साथ, तो ए पी तो आ जाएगा 1 अकेला के, यानी कि तो आएगा के, और ये पूरा कितना है 3। भाई यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना है, 3 के बराबर, अकेला क्या है के, तो ये कितना बचा, 2 के ही तो बचा। तो ए पी का अनुपात पी बी के साथ, ए पी बटे पी बी चाहिए। ये आ रहा है 1:3 किसका, पूरी साइड का, ए पी बटे ए बी पूरी का। अब मुझे चाहिए क्या, ए पी बटे पी बी, तो एक तो ये चाहिए, तो ये तो आ गया के, नीचे वाला कितना आ गया 2 के, तो के से हमारा के कट जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:2। तो ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 1:2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। दो समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु डी हो गया। त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात देखो किस किस का, ए बी सी और बी डी ई। देखिए इसमें बी डी ई कह रहा है, तो ई इसमें छूट गया है, ई इस पर होगा। ई किसका मध्य बिंदु होगा, ए बी का, और बी सी का मध्य बिंदु कौन है, डी। तो ये वाला जो त्रिभुज बनना है, ये वाला, इस त्रिभुज का अनुपात इस बड़े के साथ, देखो बड़े वाले के साथ में, और ये एक इसका मध्य बिंदु निकालना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, बी डी ई नहीं होगा, ये होगा डी ई एफ मान लो इसे, ये वाले त्रिभुज का अनुपात कह रहा है। तो देखो ये ऐसे ऐसे 4 त्रिभुज बनते हैं मध्य बिंदु से मिलाने वाले, इसका मध्य बिंदु ये, इसका ये, इसका ये, तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया। तो बड़ा त्रिभुज तो हो गया पूरा एक, और इसके कितने भाग हो गए, छोटे छोटे हो गए 4 भाग। तो 1:4 ये तो आएगा छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले के साथ। ठीक, अब इसने क्या कहा कि ए बी सी और बी डी, यानी कि छोटे वाले का, पहले तो ए बी सी लिखना है पूरा, तो ये तो 4 के बराबर अकेला, और ये जो छोटा वाला अंदर वाला डी ई एफ, ए की तो पार्ट है इसका, और ये कितने पार्ट हैं ऐसे 4, तो 4:1 आंसर आएगा। ए बी सी का अनुपात किसके साथ, डी ई एफ के साथ, ये आएगा 4:1। अगर ये उल्टा कह देता, यानी कि डी ई एफ का अनुपात ए बी सी के साथ, तो 1:4। ये सवाल तुम्हारा है उसमें भी, निर्देशांक ज्यामिति में भी है, तो इस सवाल को याद रखना। मध्य बिंदु से मिलाने वाले जो वो त्रिभुज बनता है अंदर, ऐसे ऐसे 4 त्रिभुज बनते हैं उसमें। ठीक, तो 44 हो गया। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर, इसी चैप्टर नंबर 6 को ख़त्म कर देते हैं। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की ज़मीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की, भवन की ज़मीन यह है, भवन की ज़मीन यानी कि जहाँ भवन है, इसकी खिड़की यहाँ पर है 20 मीटर, कितने मीटर है 20 मीटर, और सीढ़ी है आपकी 25 मीटर। तो सीढ़ी तो ये ऐसे जाएगी, कर्ण का काम करेगी 25 मीटर, सीढ़ी किसका काम करेगी, कर्ण का, ये लंब का, और आधार का हमारे
तो निचले भवन के सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो, यानी कि आधार ये वाली दूरी बतानी है। मान लें ये ए है, ये बी है और ये सी, तो हमें बी सी बतानी है। तो देखो पाइथागोरस फिर में लगा दो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है हमारा 25, 25 का वर्ग बराबर आधार हमने 20 ही निकालना है, प्लस लंब कितना है 20 का वर्ग। 25 का वर्ग होगा 625, 20 का वर्ग इधर आके घटेगा -400 बराबर 20 का वर्ग। कितना बचा 225 बचा बराबर 20 का वर्ग। तो 20 ही निकालेंगे, किसका वर्ग है 15 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 मीटर हमारा क्या है इसकी दूरी है भवन से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे इसी के साथ छठा चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो चौथा और छठा इस वीडियो के अंदर चौथे और छठे के जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते थे 45 तक हमने ख़त्म कर दिए। अब अगली वीडियो में हम 8वां 7वां 8वां यानी कि पहले त्रिकोणमिति के ले लेंगे, 8वां 9वां और 7वां तीनों को ले लेंगे एक वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, करते रहें तैयारी, बस एक दिन का समय और बच रहा है 2 दिन का बीच में। तो इनको एक बार ज़रूर ऑप्शन को देख के जाएं, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।